1967 में सिंगापुर में एक अजीबो गरीब पेशरफ्त हुई जब हजारों मर्दों को ये यकीन हो गया कि उनका अज़्व तनासुल या पेनिस एक बीमारी की वजह से छोटा हो रहा है और आखिरकार उनकी मौत हो जाएगी। फिर क्या था, मुल्क में हंगामा मच गया। अज़्व तनासुल खो जाने का खौफ आपकी सोच से ज़्यादा आम है और दुनिया भर की सकाफतों में तसलसल के साथ नज़र आता है। ऐसी ही कैफियत का शिकार ख़वातीन भी हो सकती हैं जब उन्हें इस तरह का एहसास होने लगता है कि उनकी छातियों के निपल जिस्म के अंदर दबे चले जा रहे हैं। BBC रीड्स की आज की किस्त में सुनिए मुख्तलिफ माशरों में नफ्सियाती बीमारियों के नतीजे में जहन और जिस्म पर होने वाले उन खौफनाक असरात के बारे में जो बाज़ औक़ात जानलेवा भी हो सकते हैं, और ये भी कि बरसों बाद भी साइंटिस्ट और माहिर नफ्सियात इनका कोई पुख्ता जवाब क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। कोरो से खौफजदा ना हो, ये 7 नवंबर 1967 की सिंगापुर के एक अखबार की हेडलाइन थी। चंद दिन कबल मुल्क में उस वक्त शोर मच गया जब हज़ारों मर्दों को अचानक ये एहसास होने लगा कि उनका अज़्व तनासुल एक बीमारी की वजह से छोटा हो रहा है। मुल्क में जैसे हिजान बर्पा हो गया। इस मुबैना बीमारी से खौफजदा मर्द अजीबो गरीब हरकतें करने लगे। बाज़ मर्दों को डर था कि उनका अज़्व तनासुल टूटकर अलग भी हो सकता है और इसलिए किसी ने कपड़े से तो किसी ने रबर बैंड की मदद से उसे बांध लिया। ऐसे में डॉक्टरों की चांदी हो गई और रिवायती अद्वियात के साथ साथ नेचुरल थेरेपी के मशवरे देने वालों ने खूब कमाई की। ऐसी अफवाहें भी गर्दिश करने लगी कि अचानक से अज़्व तनासुल में कमी की वजह कोई ऐसी खुराक थी जो मुतासरा अफराद ने खाई थी। एक शक सूअर के गोश्त पर था। उन्हीं दिनों हुकूमत ने एक वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया था। ऐसे में सूअर की गोश्त की फरोख्त मुतासिर हुई। इदारा सेहत ने इस हिजान को ख़त्म करने के लिए वजाहत दी कि ये मामला सिर्फ नफ्सियाती खौफ से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और तकरीबन 500 अफराद इलाज के लिए हस्पतालों तक पहुँचे। यहाँ ये बता दूं कि अज़्व तनासुल खो जाने का खौफ बहुत आम है और इसकी मिसाल दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स में मिलती है। जुनूब मशरक़ी एशिया और चीन में इस कैफियत के लिए कोरो का नाम भी मौजूद है, जो कछुए का उस वक्त का हवाला है जब वो अपना सर खोल के अंदर छुपा लेता है। कोरो की तारीख हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताज़ा वाक़या 2015 में मशरक़ी इंडिया में पेश आया जब 57 अफराद, जिनमें 8 ख़वातीन भी शामिल थी, इसी खौफ का शिकार हुए। ख़वातीन को खौफ था कि उनकी छातियों के निपल जिस्म के अंदर दबे चले जा रहे हैं। कोरो एक नफ्सियाती बीमारी है जो मखसूस माशरों में ही पाई जाती है। हेटी के एक इलाके में लोगों को बाकायदगी से बहुत ज़्यादा सोचने की बीमारी हो जाती है। इसे रेफ्लेशी टॉप कहा जाता है। इस कैफियत से मुतासिर लोग घर बैठे बैठे इतना सोचते हैं कि वो घर से निकलने के काबिल ही नहीं रहते। जनूबी कोरिया में भी एक ऐसी ही बीमारी पाई जाती है जिसमें लोग अपनी फीलिंग्स को अपने साथ गैर मुनसिफाना सलूक होने पर दबाते हैं, जिसके बाद एक ऐसा वक्त आता है कि जिस्मानी तौर पर ख़तरनाक अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि जिस्म जलने का एहसास। जनूबी कोरिया में हर साल कम से कम 10,000 लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं और इनमें अक्सरियत बड़ी उम्र की शादीशुदा ख़वातीन की है। ये नफ्सियाती बीमारियां संजीदा हैं और बड़ी तादाद में लोगों की ज़हनी सेहत मुतासिर करती हैं। सकाफ़ती वजूहात से मुंसलिक सिंड्रोम तबाहकुन भी हो सकते हैं और कोरो का हमला इतना शदीद भी हो सकता है कि मुतासरा मर्द अपने अज़्व तनासुल खो देने के खौफ से उसे नुकसान तक पहुंचा सकते हैं। हैरान कुन तौर पर चंद ऐसी बीमारियां अब गायब हो चुकी हैं, लेकिन चंद ऐसी भी हैं जो दुनिया के नए खित्तों में नज़र आ रही हैं। लेकिन ये बीमारियां कहाँ से आईं? इस सवाल का जवाब दहाइयों तक नहीं मिल सका, लेकिन साइंटिस्ट और माहिर नफ्सियात बरसों से इन बीमारियों और उनकी वजूहात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि मेंटल इलनेस की तारीख के बारे में हमारी समझ बूझ बढ़ रही है। दिलचस्प पहलू ये है कि बहुत सी पुरअसरार बीमारियां सिर्फ बास कल्चर तक महदूद हैं। सबसे हैरानकुन सकाफती बीमारी की तारीख चीन में पाई जाने वाली न्यूरोस्थेनिया से मुंसलिक है, जो हकीकत में 19वीं सदी की नो आबादियाती बीमारी है। इस बीमारी को अमरीकी न्यूरोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर ने मशहूर किया था, जिनका ख्याल था कि ये आसाबी निज़ाम की थकावट है। ये वो ज़माना था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। जॉर्ज मिलर का ख्याल था कि इसकी वजह से ही एक ऐसा सिंड्रोम लाहक हुआ जिसकी अलामात में सर दर्द, थकावट और जहनी परेशानी शामिल थे।
कियोन आहू अमेरिका की फ्लोरिडा गल्फ कोस्ट यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, जिन्होंने इस बीमारी की तारीख पर काफ़ी काम किया है। उनका कहना है कि जब मशहूर नॉवल निगार मार्सेल प्रूस्ट में इस बीमारी का इंकशाफ हुआ तो ये काफ़ी मशहूर हुई। आहिस्ता आहिस्ता न्यूरोस्थेनिया दुनिया भर की यूरोपीय नौआबादियाती कॉलोनियों में फैलती गई, जहां पहले यूरोपीय अफसरों और उनकी बीवियों ने अपने मुल्क से दूरी को इसकी वजह बताया। 1913 में एक सर्वे किया गया जिसके मुताबिक ये बीमारी इंडिया, श्रीलंका, चीन और जापान के सफ़ेद फार्म बाशिंदों में बहुत आम थी। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मगरबी दुनिया में इस बीमारी को ज़्यादा संजीदा नफ्सियाती मसाइल से जोड़ा गया और इसकी शोहरत कम होती चली गई, यहाँ तक कि तकरीबन इसको भुला दिया गया, लेकिन दिगर मकामात पर उलट हुआ। एशिया के चंद हिस्सों में लोग आज भी डिप्रेशन के बजाय ये कह सकते हैं कि उन्हें न्यूरोस्थेनिया है। चीन में होने वाले 2018 के एक सर्वे के मुताबिक 15% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें न्यूरोस्थेनिया है, जबकि सिर्फ 5% ने डिप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एक ख्याल ये भी है कि पूरी दुनिया में सभी लोगों को एक जैसे जहनी मसाइल का सामना होता है, जैसा कि परेशानी, डिप्रेशन, लेकिन उनके बारे में बातचीत खित्तों और ज़बान के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर विक्टोरियन दौर में शौहर की वफ़ात पर गमज़दा कोई औरत ये कहती कि उसे कमज़ोरी महसूस हो रही है, लेकिन जदीद दौर में ऐसी ही एक औरत ये कहेगी कि वो डिप्रेशन महसूस कर रही है। चीन में ऐसी औरत ये कह सकती है कि उसके पेट में तकलीफ़ हो रही है। एक और मिसाल इस्लामी दुनिया की है, जहाँ ये तसव्वुर आम है कि जिन मौजूद होते हैं और ये अच्छे और बुरे हो सकते हैं, और लोगों के रवैयों की वजह भी उन्हें ही बताया जाता है। बरतानिया के शुमाली मैनचेस्टर जनरल अस्पताल के माहिर नफ्सियात शहजादा नवाज कहते हैं कि मेरे बहुत से मरीजों में ये तसव्वुर बहुत आम है। वो बताते हैं कि रूहों को बुलाने की ताकत का तसव्वुर इस्लामी सकाफत में मौजूद रहा है। मशरक़ी लंदन में 30 बांग्लादेशी मरीजों पर एक रिसर्च की गई, जिसके बाद ये बात सामने आई कि इन अफराद को स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे इमराज थे, लेकिन उनके घर वालों का इसरार था कि उन पर जिन हावी हैं। वैसे आलमी सतह पर परेशानी भी मुख्तलिफ अंदाज में महसूस की जाती है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में डिस्ट्रेस यानी परेशानी जहन तक महदूद होती है, जिसकी अलामात दुख, गुस्से और हिजान की शक्ल में नजर आती हैं। लेकिन दुनिया के बहुत से खित्तों में, जैसा कि चीन, इथोपिया और चिली में, ये जिस्मानी तौर पर भी असरअंदाज होती हैं। कई साल से ये साबित हुआ है कि हमारे ख्यालात का हमारे एहसासात पर बहुत ज़्यादा असर होता है, हत्ता कि हमारे जिस्म पर भी। इसकी एक मिसाल वूडो मौत है, जिसमें खौफ की वजह से अचानक मौत हो जाती है। ऐसा एक मामला न्यूजीलैंड में पेश आया, जहां एक मकामी खातून ने गलती से एक ऐसी जगह से फल खा लिया जिसे ममनुआ करार दिया गया था। उसने ऐलान किया कि इस गलती की सज़ा उसकी मौत की शक्ल में मिलेगी, और अगले ही दिन उस औरत की मौत हो गई। लेकिन क्या इस तरह से किसी खुद साख्ता खौफ की वजह से मौत हो सकती है? ये वाज़ेह नहीं है, ताहम इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि हमारी सोच और एहसासात का जिस्मानी असर होता है। बोनी कैसर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में नफ्सियाती एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और उनका कहना है कि ऐसे वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं जिनमें तजर्बे का जो मायनी अक्स किया गया, उसकी वजह से जिस्मानी असरात मुरतब हुए। वो कियोल गियो की मिसाल देती हैं, जो अमेरिका में कंबोडिया के पनाहगुज़ीनों में आम है। ये एक पुरअसरार मामला है। कियोल गियो का लिटरल मीनिंग है विंड ओवरलोड। कंबोडिया में ये माना जाता है कि जिस्म में ऐसे चैनल या रास्ते मौजूद होते हैं जिनमें हवा जैसी कोई चीज़ चलती है, और अगर ये बंद हो जाए तो इस हवा की मिक़दार जिसमें बढ़ जाने से कोई शख्स अपना जिस्मानी अज़ू खो सकता है या मर भी सकता है। एक अमरीकी नफ्सियाती क्लिनिक में रिसर्च के दौरान 100 मरीज़ों का जायज़ा लिया गया और 36 ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा तजुर्बा किया है। इस बीमारी में पहले तबीयत ख़राब होती है और फिर एक दिन मरीज़ को एहसास होता है कि उन्हें ग़ुनूदगी हो रही है, और यही वक्त होता है जब उन्हें एहसास होता है कि ये बीमारी लाहक हो रही है। फिर ऐसी कैफियत होती है जिसमें ना तो वो बोल सकते हैं, ना हरकत कर सकते हैं। ऐसे में उनके अजीज़ उनकी मालिश करते हैं या उनके टखनों पर दांतों से काटते हैं। बोनी कैसर का कहना है कि ज़्यादातर लोग जब ग़ुनूदगी महसूस करते हैं तो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स इसे कियोल गियो के आगाज़ की अलामत समझेगा तो सोचेगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर वो परेशान हो जाते हैं और यूं सब कुछ बदल जाता है। वो कहती हैं कि हकीकत में बहुत सी नफ्सियाती बीमारियों में लोगों के जिस्मानी तजर्बे में फ़र्क होता है, और उनके सकाफती तजर्बे ये तय करते हैं कि वो इससे कैसे निपटेंगे।
اس طرح کی بیماریوں کے بارے میں معلومات میں اضافے کے بعد ایکسپرٹس اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا چند مغربی دنیا میں پائے جانے والے ذہنی امراض بھی اسی کیٹیگری میں شامل تو نہیں؟ دیکھیے، چند امراض تو پوری دنیا میں ہی عام ہیں، جیسے کہ اسکیزوفرینیا۔ مشرقی ثقافت میں بولیمیا اتنا عام نہیں ہے، جبکہ پیری مینسٹریل سنڈروم کے بارے میں چین، ہانگ کانگ اور انڈیا میں اتنی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی موقف اپنایا گیا جو کہ متنازع ہے کہ ڈپریشن انگریزی زبان بولنے والی دنیا کی تخلیق ہے، جس کا یہ ماننا ہے کہ انسان کو ہر وقت خوش رہنا چاہیے۔ جدید دور میں یہ سوچنا غلطی ہوگی کہ نفسیاتی یا ذہنی امراض کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پروفیسر کیون آہو کا کہنا ہے کہ ہم ذہنی امراض کو معاشرتی یا تاریخی اعتبار سے نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک جیسا علاج بھی سب کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ مخصوص ثقافتی خیالات کے حامل افراد ان کے مطابق سائیکو تھراپی سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی کتاب کریزی لائک اس میں ایتھن واٹرز نے لکھا ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں میں رفتہ رفتہ ذہنی امراض امریکی رنگ میں ڈھال دیے گئے اور لوگ جذباتی اور نفسیاتی تجربات کو محدود پیمانے پر دیکھنے لگے، جیسا کہ ڈپریشن یا بے چینی۔ ان کے مطابق اس عمل سے نہ صرف امراض کی درست طریقے سے تشخیص اور ان کا علاج نہ ہونے کا خدشہ موجود رہتا ہے، بلکہ یہ موقع بھی کھو دینے کا خوف ہے کہ ہم نفسیاتی بیماریوں کے پیدا ہونے کی اصل وجہ تلاش کر سکیں۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔